रावत सर। सिक्योर एकेडमी रावत सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और अपन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं +2 की एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री को। इसी को अपने कंटिन्यू कर रहे थे और काफी लंबे टाइम बाद अपने को क्लास लगाने का फिर से मौका मिला है। तो आज अपन लोगों ने लास्ट टाइम तक रॉक्स स्टडी की थी। लास्ट जो वीडियो है वो मैंने देखी थी, लास्ट के अंदर उसमें अपन लोगों ने सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक कंप्लीट की थी। और अभी अपने करने जा रहे हैं उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक, एक एग्रीकल्चर अपनी जो सोइल फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है सोइल फॉर्मेशन, काफी बड़ा लेसन है, ये लंबा चलने वाला है थोड़ा। और मैं ऐसे चाहता हूं कि अपन लोग +2 में एंट्री कर रहे हैं, ये अपनी एंट्री है। और जहां तक मेरा अनुमान है तो यहाँ से भी ओनली मेरी ही क्लासेस अपलोड की जा रही है, साथ में शायद कुछ बायोलॉजी की भी 1-2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है, अभी आपके काफी सब्जेक्ट रह चुके हैं और ये टिपिकल सब्जेक्ट है। ये अपने इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के थोड़े टिपिकल क्लासेस रहने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि जब एंट्री करें अपने तो आराम से करें, स्लोली, ताकि अपने माइंड में एक ऐसा कवर बन जाए, अपने का एक ऐसा इमेजिनेशन बन जाए कि अरे ये तो काफी इजी सब्जेक्ट है। तो इससे क्या होगा, अपने को टेकअप करने में काफी ज्यादा इजी रहेगा, काफी अपने क्या होंगे, जल्दी इसको स्टडी कर पाएंगे, काफी इजी कैच कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपने स्लोली मूव करें। और जैसा कि जैसे जैसे यहाँ करवाया जा रहा है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाएं, जिससे अपने स्टडी का ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो गाइस अपने स्टार्ट करते हैं अपनी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में रॉक्स के बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने इस YouTube चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो स्टूडेंट इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा है, देखना स्टार्ट कर रहा है, वो इससे पहले इसको शेयर कर दे, बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जिनको मालूम नहीं है क्लासेस का, वो भी क्लासेस को अटेंड कर पाए। और अटेंड करने से क्या होगा कि वो भी अपने साथ मूव कर सकें। तो मैं मानता हूं कि ये अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी है, मोरल ड्यूटी है, एंड वी हैव टू फॉलो इट, वी हैव टू ओबे इट। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्या कीजिए, इसे फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा YouTube चैनल है डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अपने गाइस स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है गाइस? मिनरल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट मिनरल्स, दैट मिनरल्स आर फाउंड इन सोइल। अंडरस्टैंड गाइस? मिनरल्स काफी टाइप के होते हैं। अपन लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ते हैं, तो उस टाइम भी उसमें मिनरल पढ़ते हैं, ठीक है, जो विटामिन्स होते हैं, ये इस तरह के रफेज मिनरल्स होते हैं। लेकिन ये मिनरल्स अपने ये है नहीं करने वाले, वो वाले मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स ऑफ फूड या कंपोनेंट ऑफ फूड्स वाले मिनरल्स नहीं है। दीज आर द मिनरल्स दैट्स आर फाउंड इन सोइल। अंडरस्टैंड गाइस? अपने जो सोइल में होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इफ यू सी दैट व्हाट इज मिनरल, that you can say that minerals are formed by natural, and you can say these are natural matter. It means these minerals cannot be formed by human beings in soil. It can be just formed by nature. So these are natural, not artificial. Understand guys? So first of all I should write here that this one is a natural substance, sorry, and you can say these as compound. We know that substance, there is no difference between substance and compound. It means these are natural substance and natural compound. Understand guys? First thing that is learned by us for minerals is these are natural substance compound. Second, important क्या है सेकंड इसके लिए, that these are inorganic compounds.
पहले ये ध्यान में रखना है कि दीज आर नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर दीज आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अंडरस्टैंड गाइस, ये अपने को मिनरल्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं? मैं ऐसे कहता हूं कि सोइल इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन दैट इज एक्टेड ऑन रॉक्स एंड दीज फोर्सेस आर लाइक एयर, विंड्स, वाटर एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सोइल बनने की प्रोसेस जो है वो। और इसके बाद अपने बात करें कि अब सोइल जो बन रही है, सोइल जो बन रही है, सोइल रॉक से बन रही है। ठीक है, सोइल रॉक से बन रही है, जो फोर्स दैट इज एक्टेड ऑन रॉक्स। अंडरस्टैंड गाइस, इससे बन रही है। तो यहां से इसको जो सब्सटेंस मिलने वाले हैं, यहां से इसको जो सब्सटेंस मिलने वाले हैं, these are known as ancestral substance। अंडरस्टैंड गाइस, यहां से जो मिलने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपने ancestral substance बोलते हैं। and this is we have already read। understand guys, अब आप कहो कि सर ये क्यों पढ़ा अपन लोगों ने एंसेस्ट्रल सब्सटेंस की, यहां क्या जरूरत है? एंसेस्ट्रल सब्सटेंस, यू कैन से दैट these ancestral substance are really minerals, क्योंकि ये ही तो है वो सब्सटेंस जो नेचुरल है, इनऑर्गेनिक है, ये ही मिनरल्स है। इनमें से जो कुछ ऑर्गेनिक होंगे, these are not counted under minerals। understand guys, and the inorganic are counted under minerals। it means we have to study ancestral substance before reading minerals, because these are and rocks and ancestral substance are, you can say these as a father of minerals। so first we should keep in our mind what is ancestral substance। अंडरस्टैंड गाइस, यहां पर लोगों ने ये और पढ़ लिया कि मिनरल्स जो है वो मिलते कहां से हैं? एंसेस्ट्रल सब्सटेंस से मिलते हैं। एंड दीज रॉक्स आर ऑब्टेन एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, और कैसे वो एक्ट वगैरह करते हैं? वेदरिंग फोर्सेस जो एक्ट करते हैं, वेदरिंग फोर्सेस एक्टेड ऑन रॉक्स। ठीक है, ये यहां अपना इतना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद उसको मैं साफ कर देता हूं, एंसेस्ट्रल सब्सटेंस वाले को साफ कर देता हूं। बस ये माइंड में रखने वाली बात है, इसको वैसे नहीं करते। अब क्या? अब ये कि मैं ऐसे कहूंगा कि इनकी जो शेप वगैरह होती है वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये किस में होते हैं? पर्टिकुलर शेप में होते हैं। पर्टिकुलर शेप में होते हैं। किस में होते हैं गाइस? पर्टिकुलर शेप में होते हैं। यहां से इनकी अपनी डेफिनेशन और बनने वाली है, यहां से डेफिनेशन और बनने वाली है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी शेप क्या होती है? तो रेगुलर। ठीक है, अब शेप को अपने क्या नेम देते हैं? रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या नेम देते हैं गाइस? रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड गाइस? तो इसकी फर्स्ट मैंने जो इसकी प्रॉपर्टी लिखी, पहले तो मैंने कहा नेचुरल सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद मैंने कहा पर्टिकुलर शेप है। पर्टिकुलर शेप मींस दीज बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। इट मींस इट हैव रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर and I can say that it also have regular chemical composition। These two things are most important for definition of mineral। If you have learnt these two things and this first thing, it means these three objects can make our definition of minerals। How? Like this। It means now I am going to write the definition of minerals। Minerals are naturally occur
that have a regular chemical composition and regular internal structure। तो ये डेफिनेशन बन गई किसकी? मिनरल्स की। क्या डेफिनेशन है कि मिनरल्स आर नेचुरली ऑकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैंने कह दिया था नेचुरल सब्सटेंस है दैट हैव ए रेगुलर केमिकल कंपोजिशन। ये भी मैंने कह दिया रेगुलर केमिकल कंपोजिशन एंड रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर। और इसके पास क्या होगी? रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये मैंने अभी आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई और इसी से आप लोगों ने मिनरल्स की क्या बताई है? डेफिनेशन। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको साथ साथ लर्न हो गई होगी क्या कि जो मिनरल्स है दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर नेचुरली ऑकर इन नेचर। अंडरस्टैंड गाइस? तो फर्स्ट आपको ये क्लियर हो गया कि ये नेचुरल है, सेकंड ये क्लियर हो गया कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नाउ मैं बात करूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक आर दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड इनऑर्गेनिक आर दोस कंपाउंड व्हिच डू नॉट हैव कार्बन। अंडरस्टैंड गाइस? इट मींस मिनरल आर द कंपाउंड which do not have carbons, so these are known as inorganic substances. Now we start again definition of minerals. Then minerals are naturally occur inorganic substance. ये बात अपन लोगों ने 3-4 बार कर चुके हैं, ये आपके बाद दिमाग में घुस गई होगी। ठीक है, अगर अब भी ना घुसी है ना तो और पढ़ना इस वीडियो को, इतनी बात को फिर से सुनना, तीसरी बार सुनना, अगेन 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 अगेन। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आप कोशिश करते रहोगे तो कभी ना कभी सक्सेस हो जाओगे। कहा भी कुछ लोग, मतलब वो एक अमिताभ बच्चन की भी कविता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक वो भी कहता है कि धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। तो आप लोगों को बहते रहना है, बार बार कोशिश करती रहने हैं। कोशिश करते रहने से अपने को सक्सेस मिल ही जाएगी, निश्चित है। जाएगी कहाँ? अपने छोड़ने वाले नहीं है इसको, कभी ना कभी तो हाथ आएगी। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ जाना जिंदगी का मुसाफिर, जिंदगी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो वही बात है गाइस, आप लोगों को थक के नहीं बैठना। अगर कुछ मालूम नहीं चल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपको बताने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, 24/7 हर टाइम तैयार रहेंगे, आपको बताया जाएगा। बस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना कि सर ये नहीं मालूम चला, तो हम बता देंगे। तो यहाँ नेचुरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये आप लोगों ने क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने कहा था देखो ये क्रिस्टलिन मटेरियल है। क्रिस्टलिन होने की वजह से स्पेसिफिक क्या होगी? एक तो स्ट्रक्चर होगी इंटरनल, और स्पेसिफिक की क्या होगी? केमिकल कंपोजिशन होगा। यानी कि कहीं अगर किसी के साथ बॉन्ड बनेगा अंदर तो स्पेसिफिक बनेगा। ऐसे नहीं कि कोई किसी के साथ बना रहा है, किसी दूसरे में किसी के साथ बना, ऐसे नहीं, एक के साथ। जैसे अपने यहाँ भारतीय परिवार में शादी की परंपरा एक के साथ, ठीक है, पति के साथ पत्नी की शादी होने के बाद हमारे शास्त्रों में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। तलाक एक मुस्लिम शब्द है, यानी बाहर का शब्द है। अपने यहाँ शादी को तोड़ने का कोई सिस्टम नहीं। वहां निकाह का होता है तलाक, निकाह हो गया तो उसको तलाक करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या आपने सुना है कि शादी का हिंदी कोई शब्द है उल्टा तलाक की तरह। इसीलिए हम यहाँ पति की पत्नी बोलते हैं, जो बीवी शब्द है वो भी उन्हीं का ही है, अपना नहीं है। तो बीवी का पति से कभी तलाक नहीं होता, बीवी का अपने शोहर के साथ तलाक होता है। ठीक है, तो ये इस तरह, मतलब इसमें एक के साथ एक इसी तरह बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी? इनके स्ट्रक्चर, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्लियर रेगुलर होती है और केमिकल कंपोजिशन भी क्या होता है? रेगुलर होता है। ये इनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी शायद, अभी तक तो हो जानी चाहिए, हो भी गई है। साथ में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इट्स
particle have also a regular shape। रेगुलर तो मालूम है आपको, कंटिन्यू मतलब एक स्पेसिफिक। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके पास भी क्या होगी, स्पेसिफिक है, शेप होते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को अपने क्या करते हैं, ये इस तरह वाला मटेरियल वही है, तो इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अपने आज मिनरल्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप बस साथ बने रहना लास्ट तक। आपको एकदम जबरदस्त तरह से ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मिनरल्स, ये मिनरल्स बस। तो अब मैं करने जा रहा हूं कैरेक्टर, CHRACTER, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ minerals. Now we are going to discussing about the characteristics of minerals. क्या कैरेक्टर्स होते हैं? फर्स्ट देखो, धरती से आप बहुत कुछ निकालते हो, निकलते हैं, उनका कलर कैसा होता है? सर एक तरह का कलर थोड़ी होता है, कोई से कलर में निकलता है, कोई से कलर। डायमंड निकलता है, धरती से निकलता है, अर्थ से निकलता है। और भी बहुत सारे हैं जो कहां से निकलते हैं, अर्थ से निकलते हैं। ये जो मार्बल है ये भी अर्थ से निकलता है। और भी तरह की रॉक्स है, रॉक्स के एक तरह के, अभी क्या कहा, रॉक एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस है, वहीं से मिलते हैं, मिनरल्स वहीं से बनते हैं। तो रॉक्स जो है वो एक तरह से मिनरल्स हैं, उनके स्मॉल पार्टिकल्स मिनरल्स में काउंट होंगे। तो ये जो मिनरल्स हैं ये अलग अलग कलर में मिलते हैं, इसमें मिलते हैं अलग अलग कलर में मिलते हैं। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, minerals occur in a different colors like मैं कहता हूं पिंक, गर्ल्स फेवरेट। गर्ल्स होंगी तो पहले नेम पिंक का ही है 100%। और बॉयज किसके लिए कहेंगे, सैफरॉन के लिए। अब बॉयज कहेंगे सर सैफरॉन तुम्हारा नहीं होता, अरे बॉयज आप लोगों का सैफरॉन ही होता है, बिकॉज सैफरॉन केसरिया कलर है। कौन सा कलर है, केसरिया। पुराने टाइम में जो युद्ध के लिए जाते थे, शहीद होने के लिए जाते थे, वो केसरिया पहनते थे। तो अपना फेवरेट केसरिया है। केसरिया मतलब सैफरॉन के अंदर ये मिलते हैं, डिफरेंट कलर में मिनरल्स मिलते हैं। सेकंड, अब अगर इनमें डिफरेंट कलर है तो इनमें क्या होती है, शाइनिंग भी होती है। क्या होती है, शाइनिंग भी होती है। आज चौक पता नहीं क्यों बार बार टूटता जा रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूं। शाइनिंग होती है, मेटेलिक लस्टर होती है। मेटेलिक लस्टर होती है यानी कि स्पेसिफिक मेटल की शाइनिंग, जैसे कि एजी की है, जैसे कि ओरम गोल्ड की है। ठीक है, और नॉन मेटेलिक शाइनिंग भी होती है, नॉन मेटेलिक शाइनिंग भी होती है, जैसे कि ग्लास की, डायमंड की। ठीक है, थर्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास रेगुलर शेप होती है। क्या होती है, रेगुलर शेप होती है। ठीक है, ये शेप जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। अब कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे रेगुलर होती है, अभी कहते हो डिफरेंट, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग तरह की शेप्स मिलती है। ठीक है, ये शेप होगी स्पेसिफिक। अगर किसी में मोनोक्लिनिक है तो सारे के सारे पार्टिकल्स मोनोक्लिनिक शेप में होंगे, मैं ऐसे कहना चाहता हूं। तो होगी वो रेगुलर शेप, लेकिन पर के पास जो एवरी पार्टिकल्स है कुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स लाइक मोनोक्लिनिक, लाइक ट्राइक्लिनिक, लाइक क्यूबॉइड, like quadrilateral, ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं।
ये ओपेक भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इनकी क्या है, कुछ एक प्रॉपर्टीज है अलग अलग तरह की। और मैं अगर आपको बताऊं तो आप कह सकते हो ये हैवी हो सकती है, ये लाइट हो सकती है। और जो हैवी और लाइट होना है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा इसकी रिलेटिव डेंसिटी पे। जो हैवी एंड लाइट आर formed and you can say are defined as the term of relative density। relative density, अब आपको उसे relative density का क्या मतलब है? प्राइमर सुना है क्या आपने? प्राइमर जो यहाँ करते हैं दीवारों पर पेंट करते हैं, वो पहले प्राइमर करते हैं। उसकी क्या, अभी आपने बकेट उठाई है जो 20 लीटर्स की आती है, बाल्टी जो 20 लीटर की बाल्टी आती है, उसको उठाया कभी? नहीं उठाया तो कभी उठा के देखना कि कभी पास पड़ोस में अगर किसी का प्राइमर चल रहा हो तो उस प्राइमर की नई बाल्टी को 20 किलो उठा के देखना। अगर आप कहो कि वो 20 किलो है तो ऐसे मान लो कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हालांकि वो 20 लीटर की है, लेकिन आप उठाओगे तो कहोगे सर ये तो कम से कम, अगर आपको वजन आता है तो आप कहोगे सर कम से कम 35 लीटर की या 40 लीटर की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहां लीटर यूज किया है। ठीक है, वो 20 लीटर उसका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन उसकी रिलेटिव डेंसिटी, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसका मास बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो लगभग हो तो चाहे केजी में 35 केजी की हो सकती है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर रहता है, यानी कि वो 20 लीटर के हिसाब से ही आती है। ऐसे नहीं कहेंगे 35 केजी है, 30 केजी है, 40 केजी, ऐसे नहीं कहेंगे, वो 20 लीटर ही है, लेकिन उसका मास ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह डेंसिटी रिलेटिव होती है। अगर उतना ही पानी भर के उठाओ तो उतना ही रहता है, क्योंकि पानी का डेंसिटी उससे काफी कम होती है, इसलिए वो थोड़ी हल्की लगती है, लेकिन वो काफी भारी लगता है। दोनों भरी एक जितनी होती है। कैसे? ये बाल्टी दोनों इतनी भरी होती है, लेकिन ये अगर प्राइमर से भरी हो, ये अगर वाटर से भरी हो, तो ये लगेगी आपको 20 लीटर की, ये भरी होती है 20 लीटर की, यानी कि इनका वॉल्यूम सेम है। लीटर क्या है, वॉल्यूम, लेकिन इसका वजन कितना लगेगा आपको, 35 से 40, ये आपको 20 केजी की लगेगी, यानी ये वजन उठाने में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए मिनरल्स की डेफिनेशन कर ली। इस बात चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, व्हाट्सएप कर देता हूं मैं। अगर आपको कहीं किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है गाइज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का अपने करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। ये काफी मतलब अलग अलग तरह से करेंगे, अलग अलग बेसिस पे करेंगे। उनमें से जो अपना फर्स्ट बेस है ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस मींस वो डेराइव कैसे होते हैं, उत्पन्न कैसे होते हैं, पैदा कैसे होते हैं, इस बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस, इस बेस पे अपने क्या करने वाले उनको क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो मैं इन दोनों को साथ में रखता हूं ताकि अपने पास बोर्ड पे जगह बन जाए, और उसके बाद अपने इनको करना स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि अपने जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जेनेसिस के बेस पर फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी मिनरल्स, और सेकंड जो है सेकेंडरी मिनरल्स। तो पहले अपने पढ़ते हैं प्राइमरी मिनरल्स। तो फर्स्ट ये ऑब्टेन कहां से होते हैं, ये बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता है किसका, मोल्टन मैग्मा, यानी कि जो वोल्केनो से बाहर निकलता है।
प्राइमरी मिनरल्स कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जो मैग्मा दैट इज इरप्टेड फ्रॉम वोल्केनो, माउथ ऑफ वोल्केनो जिसे बोलते हैं क्रेटर, जो कहां से होता है? दैट इज इरप्टेड फ्रॉम ए क्रेटर ऑफ ए वोल्केनो एंड व्हेन इट क्रिस्टलाइजेस देन प्राइमरी मिनरल्स आर फॉर्म्ड। अंडरस्टैंड गाइस? ये कैसे बनते हैं? जो वहां से मोल्टन मैग्मा निकलता है, उस मोल्टन मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां। अब आप घर एक क्रेटर बता देता हूं आपको। ये मतलब जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इस तरह क्या होती है, यह मतलब आपके बोर्ड से ऐड होता है, इसे बोलते हैं क्रेटर। इस तरह कई बार दूसरी जगह से निकलता है, इसे बोलते हैं, ये होता है प्राइमरी में, ये होता है सेकेंडरी में, और यहां से जो निकलता है ये होता है मैग्मा, जिसे लावा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट obtained from crystallization of molten magma that is erupted from crater of volcano। समझ गए गाइस? ये होते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन, जो मैग्मा जो होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है, उसके क्रिस्टलाइजेशन से क्या बनते हैं? प्राइमरी मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मिनरल्स जो होते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं। सेकेंडरी मिनरल्स इन्हीं की हेल्प से बन सकते हैं, वो अलग-अलग कहीं से नहीं बनते। तो क्या लिखूंगा? सेकेंडरी मिनरल्स derived only from these minerals। ठीक है गाइस, इसी से बनते हैं। ठीक है भाई, इनसे बनते हैं, इनसे बना दिए तुम लोगों ने। कितने हो गए? 2 हो गई इसकी स्पेसिफिक थिंग्स। थर्ड ये इसका साइज जो होता है वो होता है large than 2 माइक्रोन, या फिर इसे कह सकते हो 2 माइक्रोमीटर। इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो 0.002 मिलीमीटर। अब सर मिलीमीटर माइक्रोन ये क्या है? माइक्रोन को आप माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। इट मींस millimeter is a large unit if we compare it with the micrometer. So if we show this object, this unit in a micrometer, then it is 2 micron, and when show it in a millimeter, then it will be 0.002 millimeter. Understand guys? तो ये आप इसका वो उतार लेना, अपने नोटबुक में कुछ लिख लेना, कहीं काम तो नहीं आने वाला। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अपने बात करते हैं इनकी। तो ये कहां से बनते हैं? ये मोल्टन मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। अरे ये वायर भी ना माइक का। मोल्टन मैग्मा जो होते हैं उसके क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। और ये कहां से बनते हैं? ये बनते हैं these are formed from disintegration of
बनते हैं, ठीक है। या फिर डिसइंटीग्रेशन मीन समझे क्या, यानी कि उसका टूट जाना और फिर से वापस बनना नया, समझ में आई बात, यानी कि टूट के वापस बनना, दैट इज नोन एज ए डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। यानी वो पूरी तरह ब्रेक हो जाए उसके बाद उससे कुछ नया मटेरियल बने, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए डिसइंटीग्रेशन। नाउ वी रीड दैट देयर इज टू मेथड ऑफ deriving secondary minerals. First of them is these are formed from disintegration of chemicals. Second किससे बनते हैं, जब ये ऑलरेडी बन चुके हैं, जो मिनरल ऑलरेडी बन चुके हैं उनके डिस्प्लेसमेंट से, उनके डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ minerals that evolved earlier, जो पहले ही बन चुके हैं, ठीक है गाइस। ये हो गया इसका सेकंड। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि इसका जो साइज होता है वो लार्ज देन 2 माइक्रोन होता है, ये होता है स्मॉल देन 2 माइक्रोन लिख सकते हो, माइक्रोमीटर लिख सकते हो, या फिर मिलीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं माइका, क्वार्टज, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है हेमेटाइट। इसका और एग्जाम्पल बताऊं तो फेल्सपार, ऑर्नब्लेड, these all are minerals, understand guys? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिप्सम, जिप्सम के बाद है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिप्सम, ये इसके एग्जांपल है गाइस, ठीक है। पायराइटीज है, इसका एग्जांपल फॉर्मूला होता है Fe2, ठीक है। तो इनके क्या है एग्जांपल्स है, आप इन एग्जांपल्स को लर्न करेंगे। ये इनके प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स में इनका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस। देयर आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी मिनरल्स जो है ऑब्टेन होते हैं कहां से, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा से, और जो सेकेंडरी मिनरल्स है ये कहां से ऑब्टेन होते हैं, ये ऑब्टेन होते हैं, इसके दो मेथड है, फर्स्ट तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड से, और सेकंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनरल्स दैट ऑलरेडी या अर्लियर इवॉल्व, जो पहले बन चुके हैं, ठीक है। ये इनमें क्या हो गया, इनकी बनते कैसे हैं, जेनेसिस है, उसके बेस पे मिनरल में डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है गाइस। तो इनमें से क्वेश्चन पुट होता है 100%। सेकंड जो है इनका जो साइज होता है वो लार्ज देन 2 माइक्रोन या फिर 0.002 मिलीमीटर से बड़ा होता है, इसका स्मॉल देन 2 माइक्रोन और 0.002 मिलीमीटर, ठीक है। और इनके एग्जांपल मैंने आपको बता चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट अपना पॉइंट। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। किस बेस पर गाइस है, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अपना नेक्स्ट पार्ट है
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहने वाला है। इससे पहले अपन लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस बेसिस पर किया था, वो अपन लोगों ने किया था जेनेसिस के बेस पे, और अपन अभी लोग करने वाले हैं किस बेस पे, अभी हम लोग करने वाले हैं इनके केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है, अलग अलग टाइप के हैं, उनमें से जो फर्स्ट है वो है एलिमेंट। एलिमेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनमें किन को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि जो सल्फर है, जो डायमंड है। समझने वाले दोस्तों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ भी समझने वाला नहीं है, ठीक है। सल्फर है, डायमंड है, ये किस बेस पे किस तरह के एलिमेंट्स में आते हैं, ये किस तरह के मिनरल्स में आते हैं, ये एलिमेंट टाइप के मिनरल्स में आते हैं। और ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन चल रहा है, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे चल रहा है। और सल्फर डायमंड ये जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप के होते हैं, इनमें एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको एलिमेंट कहा गया, क्योंकि इनमें एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं, ज्यादा नहीं होते। जैसे इसमें कार्बन है, इसमें सल्फर है, इसीलिए इनमें एलिमेंट होते हैं और दूसरा नहीं होता। जैसे कि सेकंड में लिखता हूं ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड वो होंगे जिनमें ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट का मैंने नाम लिया था Fe2O3, जैसे मैग्नेटाइट का नाम लिया था Fe3O4, ठीक है, इस तरह। तो इसका एग्जांपल हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया लाइमस्टोन। इनमें क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। इनके साथ आप वर्ड यूज करते जाना एक्सेट्रा। बहुत टाइप की रॉक्स होती हैं, बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, ये इनमें अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। थर्ड मैं करता हूं कार्बोनेट। कार्बोनेट जिनमें CO3 हो, ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि हमने पढ़ते हैं ना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वैसे ही CO3 जिसके साथ जुड़ा हो। CO2 किसमें जुड़ा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में होता है, CaCO3 से कैल्साइट बोलते हैं। कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया। तो इनमें क्या होता है, इनमें कार्बोनेट ग्रुप होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कैल्शियम, ये कार्बोनेट टाइप के बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो काफी इजी थे। फर्स्ट कौन सा है, एलिमेंट। आप उस तरफ नहीं देखेंगे, केवल मेरी तरफ ध्यान देके बोलेंगे फर्स्ट कौन सा है, एलिमेंट। वेरी गुड गाइस, इसके एग्जांपल है डायमंड, सल्फर। सेकंड कौन सा है गाइस, वेरी गुड, डायमंड, ये सॉरी डायमंड नहीं, ऑक्साइड। सेकंड कौन सा है, ऑक्साइड। इसका एग्जांपल कौन सा है गाइस, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमस्टोन। थर्ड कौन सा है गाइस, वेरी गुड, कार्बोनेट। कार्बोनेट के एग्जांपल कौन से गाइस, कैल्साइट है, डोलोमाइट है, ठीक है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ जो है वो है फेल्सपार। कौन सा है, फेल्सपार है, ठीक है। अब कहोगे सर आप फेल्सपार क्या सिस्टम होता है, फेल्सपार एक तरह की रॉक्स होती है, ठीक है, जिनमें ज्यादातर क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं, एल्यूमिनियम। एक ऑर्थोसिलिकेट होता है, कुछ एक वर्ड ध्यान में रखना, एक होता है ऑर्थोसिलिकेट, ये होता है SiO4, ठीक है। एक होता है माइनस, होता है एक होता है नेगेटिव आयन, एक होता है सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला है SiO2, ठीक है ना, ये याद रखना, सिलिका फॉर्मूला। तो इसमें भी क्या होते हैं, ऑर्थोसिलिकेट होते हैं, किसके, एल्यूमिनियम के। किसके, एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं, यानी AlSiO4। इनमें क्या होता है, आपने यहां भी लिखने वाला है इसको, इसके टाइप होते हैं, उन टाइप में लिखने वाला हूं। तो फेल्सपार क्या होता है, ध्यान में रखना, चलो मैं लिख ही देता हूं। एल्यूमिनियम ऑर्थो सिलिकेट, ये गाइस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आपकी बुक में कहीं भी नहीं मिलने वाला है कि फेल्सपार जो होते हैं वो एल्यूमिनियम ऑर्थो सिलिकेट होते हैं। इसीलिए कंसंट्रेट के साथ स्टडी करते रहिए। अपन लोग इन मिनरल्स को इतना इजी कर देंगे कि आप लोगों के उंगलियों पे अभी के भी हैंड टू हैंड लर्न हो जाएंगे। आपको बाद में जस्ट रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। रिवीजन करते हो तो दी बेस्ट है, जिंदगी में नहीं भूलने वाले। लेकिन मैं ऐसा करवा दूंगा आपको यहाँ पे कि आप लोग मतलब ही पैदा नहीं होता भूलने का। तो
फेल्सपार कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो है उसमें मेनली आप लोग क्या पढ़ते हो? इसमें आप पढ़ते हो ओनली पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ऑर्थो सिलिकेट। बात आ रही है क्या समझ में? ये तो था ऑर्थोसिलिकेट, वो मैंने बता दिया। इसके साथ एल्यूमिनियम और ऐड हो जाए तो वो क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। उसके साथ आप क्या ऐड कर दो? पोटेशियम, तो वो क्या बन गया? पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है पोटेशियम का? Al2Si2O4, ठीक है? सॉरी KAlSi3O4, ठीक है? ये अलग अलग मेन ऑर्थोसिलिकेट यही है, ठीक है? लेकिन अलग अलग कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फॉर्मूला इनकी वैलेंसी के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है? तो मेन फॉर्मूले ऑर्थोसिलिकेट वही है, सिलिका वही है, लेकिन इसका फॉर्मूला वैलेंसी के अकॉर्डिंग यही बनेगा, ठीक है? अब ये है क्या? जो सोइल होती है उसको जो पोटेशियम मिलता है वो इन्हीं से मिलता है, ध्यान रखना। जो होती किस तरह की ये एसिडिक रॉक होती है। कौन सी रॉक होती है? एसिडिक रॉक्स होती है। कौन सी रॉक्स होती है? एसिडिक रॉक्स होती है। और जो soil obtain potash only from these rocks. Understand guys? मैं लिख देता हूं यहां लिख देता हूं ताकि जगह कम से कम यूज हो। soil obtain potash मीन है पोटेशियम, only from these rocks। और ये rocks पिनर्स जो होते हैं, इनसे रॉक जो बनती है वो किस टाइप की होती है? वो किस टाइप की होती है गाइस? एसिडिक होती है। कौन सी होती है? एसिडिक होती है, ठीक है? ये हो गया ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। इसमें क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। सेकंड प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। अब इसमें कौन से होते हैं? इसमें पोटेशियम ऊपर वाले में, नीचे वाले में होते हैं कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें कौन से काउंट हो गए? इसमें काउंट हो गए एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो सोडियम का फॉर्मूला क्या रहेगा? सोडियम ऑर्थोसिलिकेट करोगे तो आप सोडियम का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, केवल K की जगह Na करना है, ठीक है? बिकॉज ये ऐसा क्यों किया मैंने? ये इसलिए किया क्योंकि पोटेशियम और सोडियम दोनों की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन कैल्शियम की 2 होती है। तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? CaAl2Si2O4, ठीक है? ये फॉर्मूले हल्के फुल्के चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। तो ये हो गए ऑर्थोक्लेज फेल्सपार एंड प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, ठीक है? उसको मैं साइड में जो मैंने लिखे हैं 2 फॉर्मूले, इनको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है? अपना जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है फिफ्थ माइका। माइका क्या होते हैं? माइका ध्यान रखना आप, माइका जो है ये काफी नैरो मिनरल्स है, यानी कि काफी कम मिलते हैं, काफी कम मिलते हैं। ये है क्या? नैरो मिनरल्स है। क्या है? नैरो मिनरल्स काफी कम मिलते हैं। और वास्तव में ये है क्या? जैसे कि मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले बताए
कि ये जो है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है, ये जो है नीचे वाले ये एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ कैल्शियम है। तो इनकी तरह जो माइका का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो जो होते हैं ये होते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट्स of Mg, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, इनके, ठीक है, कैल्शियम, इन सभी के ये क्या होते हैं, माइका होते हैं। ठीक है गाइस, माइका जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। फर्स्ट है व्हाइट माइका और सेकंड है ब्लैक माइका। ब्लैक व्हाइट माइका कौन से होते हैं, व्हाइट माइका जो होते हैं ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ पोटेशियम। अंडरस्टैंड गाइस, ये क्या होते हैं, ओनली हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ पोटेशियम होते हैं। तो ब्लैक माइका कौन से होते हैं, ब्लैक माइका होते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम। अंडरस्टैंड गाइस, ये जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम आर काउंटेड अंडर ब्लैक माइका एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ पोटेशियम इज काउंटेड अंडर व्हाइट माइका। ठीक है, अब अगर इसकी आप थोड़ा सा और डीप बात करें तो हाइड्रेटेड मीन H2O, हाइड्रेटेड मीन H2O होता है। ठीक है, सेकंड क्या रह गया, एल्यूमिनियम सिलिकेट रह गया, तो ये सिलिकेट यानी SiO4। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट है। बाद में एल्यूमिनियम और बाद में स्पेसिफिक कोई मेटल। तो इन सभी का रेशियो देखो इस फॉर्मूले में, तो 1 1 1 और यहाँ क्या होता है 6। तो ये बस इनका रेशियो होता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता, ये अलग-अलग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक रेशियो वही होता है। इसके बाद बात करें, फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ है वो है एपेटाइट ग्रुप। कौन सा है, एपेटाइट ग्रुप। और एपेटाइट ग्रुप में कौन आता है, एपेटाइट ग्रुप में अपने जो पढ़ते हैं वो है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है गाइस, तो ये जो मेन सोर्स है वो फॉस्फेट का है, इसमें इतना ही है। सेवंथ देखें, तो सेवंथ जो है वो है ऑन ब्लेंड ग्रुप। ऑन ब्लेंड ग्रुप जो है इसके अंदर कौन आते हैं, इसमें अपन लोगों ने पढ़ा एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, इसमें अपन लोगों ने पढ़ा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। यहां सीधे सिलिकेट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सिलिकेट, जैसे कि कैल्शियम सिलिकेट, जैसे कि एल्यूमिनियम सिलिकेट, इनके सिलिकेट, सिलिका फॉर्मूला SiO4 होता है। SiO4 जो है वो सिलिकेट ही है, तो इनका फॉर्मूला अलग-अलग वैलेंसी के हिसाब से चेंज होता रहता है, Mg, SiO3 इस तरह चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपन लोगों के क्या कंप्लीट होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ फर्स्ट ऑफ देम इफ वी रिपीट देम, देन फर्स्ट ऑफ देम इज एलिमेंट। एलिमेंट्स sulfur and diamonds are counted under elements. Second is oxide, hematite, magnetite, limestone, these all are oxides. Oxides वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है, एलिमेंट्स वो होते हैं जो एलिमेंटिकल होते हैं, यानी कि उनमें एलिमेंट्स ही होते हैं, और ऑक्साइड वगैरह यानी कि इंप्योरिटीज नहीं होती। सल्फर में ओनली सल्फर, डायमंड में ओनली क्या होगा, कार्बन होगा। नेक्स्ट कार्बोनेट, जिसमें
इसमें कार्बोनेट होता है CO3, तो इसका एग्जांपल है कैल्साइट, डोलोमाइट। फेल्सपार होता है, वो होते हैं मेनली एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट जो होते हैं रॉक्स में, वो होती है। फर्स्ट अपने बात करेंगे, इनको टू टाइप में डिवाइड किया है, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और सेकंड प्लेजियोक्लेज। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार में क्या है, ये एसिडिक रॉक्स होती है और इसमें जो पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है उसी को रीड किया जाता है, ठीक है, और जो सॉइल को पोटाश मिलती है उसी से मिलती है। सेकंड है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, इसके अंदर जो एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं वो किस कहते हैं, कैल्शियम के, सोडियम के, मैग्नीशियम के, ठीक है। इनका फार्मूला मैं लिख चुका हूं नीचे, फार्मूला आपको लर्न करने की कोई जरूरी नहीं है। माइका जो है, माइका नैनो मिनरल्स होते हैं, साथ में क्या होते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट और मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। और ये भी टू टाइप्स होती है, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और माइका और ब्लैक माइका। व्हाइट के अंदर ओनली अपने क्या स्टडी करते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ पोटेशियम, और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, ये किसमें स्टडी करते हैं, ब्लैक माइका ग्रुप में। उसके बाद एपेटाइट ग्रुप, एपेटाइट ग्रुप के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट है, जिसे कैल्साइट बोलते हैं। ये लार्ज एक सोर्स है किसका, फॉस्फेट का, फॉस्फेट PO4 होता है, ठीक है, जिसकी वैलेंस होती है 3, जिसका फॉर्मूला होता है CH3PO4, PO4 के बाहर 2। नेक्स्ट है ऑर्बिटल ग्रुप। ऑर्बिटल ग्रुप में क्या होते हैं, डायरेक्ट सिलिकेट होते हैं, बस मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है गाइस। इसी के साथ अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन कंप्लीट होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, फर्स्ट होता है एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट जो है ये किसमें होते हैं, फेल्सपार होते हैं। सेकंड अपना पढ़ा था हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, ये होते हैं माइका। थर्ड डायरेक्ट सीधे सिलिकेट होते हैं ऑन ब्लेड ग्रुप। तो ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगर आप में से किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस बार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए